हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मांगा को। उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा। स्टोरी के लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, जो एम्प्रेस है उसे पता चलता है कि यांजन एक्ट कर रही है और वो उसे कन्फ्रंट करते हैं कि अभी तुम अपना एक्ट बंद कर सकती हो। तो यहाँ पर यांजन हंसते हुए उससे बोलते हैं, मैं सच में रॉयल मदर से कुछ नहीं सिखा सकती। रॉयल मदर, क्या आप अभी भी मुझ पर गुस्सा हैं? तो वो बोलती हैं, जो यिंग है मतलब क्राउन प्रिंस, वो बहुत ही ज़्यादा अभी हाथों से बाहर जाती आ रही है, तो ये अच्छी मौका है कि उसे सबक सिखाया जाए। तो यहाँ पर वो आगे बोलती है, लेकिन तुम। तभी वो उसे पीछे मुड़ती है और उसके बालों को पीछे हटा के उसके जो गर्दन वाला तिल है वो चेक करती है कि मेरी डॉटर है भी या नहीं, क्योंकि वो काफ़ी अलग एक्ट कर रही है। तभी वो उससे बोलती है कि तुम और फिर बोलते हैं, एक्चुअली यंजन, इन दिनों में मैं रिकवर कर रही हूँ और मैंने सुना कि तुम इल हो, क्या तुम अभी ठीक हो? तो वो उससे बोलते हैं, थैंक यू रॉयल मदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सोचती है, ये क्या हुआ रहा था, क्या एम्प्रेस मेरे अराउंड सस्पिशियस है? और फिर वो सोचती है, स्ट्रेंज, एम्प्रेस के बारे में बोला गया है कि वो इल है और इसी वजह से वो स्टेट को नहीं गवर्न कर सकती, क्योंकि वो रिकवर कर लिया। लेकिन उनकी इलनेस कुछ ज़्यादा भी नहीं है, इतनी भी नहीं है कि वो स्टेट के अफेयर को हैंडल ना कर पाए। तभी यहाँ पर वो बैठी होती है, बोलती है, अंजन, अभी तक तुम्हारा कोई चाइल्ड क्यों नहीं हुआ? इतने सालों के मैरिज होने के बाद भी तुम्हारे रिलेशनशिप कॉन्सर्ट फेयू के साथ कैसी है? उसकी बात सुन के वो ब्लश करती है और बोलती है, रिस्पॉन्डिंग टू रॉयल मदर, जो कंसर्ट फेयू है वो काफ़ी नाइस और रिस्पेक्टेबल है और क्वाइट कंसिडरेबल भी है। मैं काफ़ी ज़्यादा उसके साथ प्लीज्ड हूँ। वो आगे बोलती है, मुझे याद आया कि तुम्हारी सेकंड कॉन्सर्ट की पोजीशन अभी भी एम्प्टी है। तो यहाँ पर दो मेन कॉन्सर्ट होती है, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट तो फेयू है, अभी सेकंड की पोजीशन खाली है। वो उससे बोलती है, अभी टाइम आ गया है कि तुम अपने लिए एक गुड हस्बैंड ढूंढो। यहाँ पर वो सोचती है कि मदर, क्या ये जो मैरिज रूल है, एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर भी ट्रेंडी है, जहाँ पर जो वुमेंस हैं वो इतनी ऑनरेबल पोजीशन पे होती हैं? फिर वो उससे बोलते हैं, रोयन यहाँ पर आओ। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम रोयन होता है और यहाँ पर वो थर्ड प्रिंसेस को ग्रीट करता है। तो यहाँ पर वो बोलता है, ये हमारे इम्पीरियल डॉक्टर ली युन निंग का सेकंड सन है और ये हमारी ली फैमिली से है। रियान काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है, उसने अपने आर्ट्स वगैरह में मास्टर्स किया है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है और वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है और कंसिडरेट और केयरिंग भी है। वो तुम्हारी हेल्प करेगा बच्चे को लेने के लिए और हमारी ली फैमिली की जो अभी हमारी जो ली फैमिली है उसे आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो हमारी जो फैमिली है वो और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लोज नज़र आएंगे। तो यहाँ पर एम्प्रेस ली फैमिली से है, तो वो अपने नेफ्यू यानी कि राओयन ली को यहाँ पर अपनी डॉटर के साथ जोड़ना चाहती है, ताकि उसके पकड़ में ही रहे जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं, कॉन्सर्ट पे ही इतने साल तुमसे बड़ा है और रोयन तुम्हारी ही एज के अराउंड है, तो वो ये इजी होगा उसके साथ सोशलाइज करने का। और इसके अलावा मैं सेटिस्फाइड हूँ, अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो मैं अभी ही जल्दी ही एक नोटिस बाहर निकाल दूँगी तुम्हारी अरेंज करने के लिए वेडिंग को। तो यहाँ पर वो बोलते, थैंक यू रॉयल मदर तुम्हारे सजेशन के लिए, लेकिन ऑलरेडी ही मेरे माइंड में एक है आइडिया कैंडिडेट का। अभी एक और पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिताना चाहूँगी, उसे अकम्पनी करना चाहूँगी। मतलब वो बोलती है कि मैं सेकंड कॉन्सर्ट को किसी और को देना चाहती हूँ, अपने पसंदीदा को। यहाँ पर ना पहले वो सोचती है कि मुझे एम्प्रेस को बुद्धू बनाना होगा। तभी उसकी बात सुन के जो रवियन है उसका मुंह उतर जाता है। फिर वो बोलता है, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि अभी मैं तुम्हारी शादी रवियन के साथ नहीं करवा सकती। फिर वो उससे बोलते हैं, तुमने क्या कहा कि तुम किसी को एडमायर कर रही हो? क्या वो पर्सन है जो भी विंडो के बाहर एवस्ट्रॉप कर रहा है, मतलब कान लगा के हमारी बातें सुन रहे हैं? क्या वो स्मॉल पप? तो यहाँ पर उसकी बात सुन के हमारा शाहुन जो कि बाहर ही खड़ा होता है वो सोचता है, इसने अभी भी मुझे क्या कहा, स्मॉल पपी? उसकी बात सुन के जो हमारी यंजन है वो तो हंसने ही लग जाती है और सोचती है, सॉरी मैं रजिस्ट नहीं कर पाई। पीछे से वो उसे वार्निंग वाला लुक देता है कि हंसो मत। और यहाँ पर एम्प्रेस उसे बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुमने खुद का डिसाइड कर ही लिया खुद का मैन के बारे में, अभी तुम बहुत ही बड़ी हो चुकी हो, तो तुम अपने पसंदीदा लड़के के साथ मैरिज कर सकते हो। अगर वो तुम्हारी लाइकिंग के अकॉर्डिंग है तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसे थैंक यू बोलती है। तभी वो उसे बोलती है, हाफ ईयर्स में मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर अरेंज मैरिज करो और उसे इनवाइट करो और मुझे भी उसे दिखाओ
क्विकली एक चाइल्ड को बर्थ दो और हाँ, मुझे चिंता में मत डालो। और यहाँ पर वो उससे आगे बोलती है, अगर वो विलिंग नहीं है तुम्हारे साथ मैरिज करने के लिए तो बस रोप का यूज़ करो और उसे बेड पे सिक्योर कर दो। मैं उसके बाद खुद ब खुद तुम्हारे अंडर कंट्रोल आ सकते हैं और वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पर वो बोलती है कि ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाओ। यहाँ पर शाहन उसकी बात सुन के वो सोचता है कि मैंने अभी भी क्या सुना। और यहाँ पर वो सोचती है कि ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई। तभी एम्प्रेस आगे बोलती है, वो एक इग्नोरेंट चाइल्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़िद्दी हो सकता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए उसे टीच करूँ। वो उसे बोलता है रंजन बोलते हैं, रॉयल मदर आप तो बहुत ही प्रीशियस हैं। और यहाँ पर वो सोचती है इसीलिए तो मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो एम्प्रेस बोलती है कि अभी क्योंकि यहाँ पर हो तो मुझे एक फ़ेवर करो, अपनी फादर की जो बैककोट में जो वो लगी हुई है उसे विज़िट करो। मैंने उसकी ग्रेव को 10 साल तक नहीं देखा है। तुम बहुत ही ज़्यादा उसके साथ मैच होते हो, मतलब उसकी तरह दिखती हो। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे फादर को देख रही हूँ। मतलब जो एम्प्रेस की कंसर्ट थी, जो कि यंजन की मदर है, वो उसके साथ बात कर रही होती है कि उसे विज़िट करो, क्योंकि उसने इतने सालों में उसे नहीं विज़िट किया। यंजन देखते और सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि एम्प्रेस की स्टोरी थी इस बॉडी के फादर के साथ, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तभी एम्प्रेस बोलती है, यंजन तुम्हें पता है जो छोटी छोटी चीज़ें पैलेस में हो रही हैं उससे तुम मर भी सकती हो। अगर तुमने कुछ भी गलत स्टेप लिया तो तुम हमेशा ही सावधान रहना। और आगे बोलते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जियो। कई बार कुछ चीज़ों को इग्नोर करने से ही हम बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। मतलब कि अगर तुम कुछ चीज़ों को इग्नोर करोगी तो तुम्हारी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर ना एम्प्रेस ने कभी भी थर्ड प्रिंसेस को इसीलिए इन सारे मतलब जो भी होते हैं थ्रोन वगैरह इसके झंझट में इसीलिए नहीं डाला, क्योंकि वो चाहती थी कि वो यंजन काफ़ी अच्छी और डिसेंट लाइफ जिए। क्योंकि जो उसका फादर था वो उसकी फेवरेट कंसर्ट हुआ करती थी। इसकी स्टोरी भी हमें आगे बताई जाएगी। यहाँ पर एम्प्रेस बोलते हैं, अभी मेरी बॉडी अनवेल फील कर रही है और मेरी मेडिसिन लेने का वक्त हो चुका है, तो तुम जा सकती हो। और वो अपनी लेंजी को बोलती है कि इसे बाहर अभी छोड़ कर आओ। लेंजी उसकी साइड मेड होती है। यहाँ पर वो ओके बोलते हैं, तो यहाँ पर वो ग्रीट करती है और बोलती है मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें विजिट करने आऊँगी। यहाँ पर सोचती है वो कि एम्पर ना तो सिर्फ इस बात के लिए अवेयर है कि मेरे हिडन ऑब्जेक्टिव क्या हैं और मेरे ट्रू मोटिव क्या हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो चाहती हैं किसी स्पाई को मेरे नियर रखना। क्योंकि अगर जो राउयन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो एम्प्रेस है उसके साथ उसकी मैरिज करना चाहती थी, तो यहाँ पर यंजन को लगता है कि वो उसके लिए स्पाई रखना चाहती थी ताकि वो उसकी मूवमेंट पे नज़र रख सके। और यहाँ पर वो सोचती है कि बहुत ही ज़्यादा है मदर और डॉटर की रिलेशनशिप के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही वो जाती है तो वहाँ पर राउयन खड़ा होता है। तो एम्प्रेस देखती है उसके इस उदास चेहरे को और बोलती है, राउयन इसकी जो रिजेक्शन है उसे हार्डली मत लेना, तुम मेरे नेफी हो। मैं तुम्हारी अरेंज मैरिज करवाऊंगी, उसके साथ मैरिज एग्रीमेंट कराऊंगी तुम्हारे लिए बहुत ही जल्दी। या फिर तो यहाँ पर उसकी बात सुन के राउयन उससे बोलता है, थैंक यू आपकी काइंडनेस और लव के लिए। मैं डेफिनेटली उसका लव उसके साथ मैरिज करने के बाद प्रिंसेस के मेंशन में गेन कर लूँगा। मतलब उसके साथ मैरिज वो करेगा ही, क्योंकि ये प्रिंस की काफ़ी ज़्यादा कंसर्ट हो सकते हैं। मतलब दो तो मेन होते हैं, उसके बाद कॉन्केवन वगैरह उनके रैंक्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर उसके एक पोजीशन तो मिल ही जाएगी। और यहाँ पर वो ये बोलता है कि जब उसकी मैरिज हो जाएगी तो वो उससे अपने प्यार में जाल में फंसा लेगा। मतलब ऐसे वो डायरेक्टली नहीं बोलता, लेकिन उसके कहने का मतलब यही होता है। और वो आगे उसे बोलते हैं, और इसके अलावा ली फैमिली की जो ब्लड लाइन है उसे कंटिन्यू करने के लिए मैं हर एक चीज़ करूँगा। और इसके अलावा मैं शाहुआ फैमिली की जो एरोगेंस है उसे भी स्टॉप करूँगा। शाहुआ फैमिली फेयू की फैमिली है, जो कि फेयू को तो कुछ खास भाव नहीं देती है। उसकी मदर बहुत ज़्यादा बुरी होती है, जो कि आपको पहले पता ही चल गया होगा। एडवाइज़र जो लेफ्ट एडवाइज़र है वो शाहू मतलब फेयू की मदर है। यहाँ पर ना एम्प्रेस बोलते हैं, तुम सच में स्मार्ट और इंटेलिजेंट चाइल्ड हो। मुझे सच में स्मार्ट लोग जो कि तुम्हारी तरह हैं वो बहुत ही पसंद है। और मुझे बस ये डर है कि अंजन मुझे समझ नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभी मतलब रॉले रप्पे वाला जो माहौल बना हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं जो जिन उसके साथ
हमेशा रहना और उसके ऊपर आँख रखना, वो किसी को बोल रही होती है। हम देखते हैं यहाँ पर रूम के अंदर कोई इंसान छिपा होता है जिसका नाम जिन होता है, और यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो उसे बोलते हैं कि उसके साथ रहना, उस पर आँखें रखना ताकि तुम उसकी हेल्प कर सको। जो एम्प्रेस है उसका मोटिव काफ़ी क्लीन होता है, वो रंजन को किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुँचाना चाहते। यहाँ पर ना मतलब एम्प्रेस सॉरी प्रिंसेस की पैलेस में ऑलरेडी ही कोई है जो उसके ऊपर नज़र रखे है, जो कि उसे बचाता है, जो कि एम्प्रेस ने भेजा हुआ है। अभी वो कौन है वो हमें नहीं बताया जाता। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा पर्सन है हमारे यंजन के हरम में जो कि एम्प्रेस का स्पाई है? एंड इसके साथ हमारी चैप्टर फिनिश होता है। एंड बाय।